हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं इकोलॉजी से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो पारिस्थितिकी है वो हमारा जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये साइंटिस्ट हैं एजी टॉन्सले ने 1935 में जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी संकल्पना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है। तो यह एक ओपन सिस्टम है यानी कि एक खुला तंत्र है। अच्छा, खुला तंत्र क्यों है उसको हम जरा सा समझते हैं शॉर्ट में। कि जो पौधे होते हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसके लिए ऊर्जा को सूरज से लेते हैं। तो यानी कि वो बाहर से भी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि बरसात हो रही है उसका पानी ले रहे हैं, सूरज से वो सनलाइट को ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जैवमंडल बोलते हैं। जैवमंडल में मिट्टी, शैल, जल और वायु मिले होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस में जैवमंडल ऑप्शन नहीं है तो हम सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जल मंडल को मानते हैं, जल मंडल। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर जैव मंडल दिया हुआ है तो जैव मंडल सबसे बड़ा सबसे पहले आंसर लगाएंगे। अगर जैव मंडल नहीं दिया हुआ है तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जल मंडल रहेगा। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का कितना भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। तो वो है 10%, यानी कि 10% पार्ट जो है एनर्जी का वो एक लेवल से दूसरे न्यूट्रिशनल लेवल में ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ 10%। इसका याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है जैव मंडल में कितने घटक होते हैं। तो जैव मंडल में 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। आगे देखते हैं हम लोग स्थलीय कौन कौन सी होती हैं। वो है हमारे वन, घास स्थल और मरुस्थल। नेक्स्ट आता है जलीय। जलीय में हमारे तालाब आते हैं, झील आती हैं, झरना आता है और समुद्र आता है। अब मानवीकृत यानी कि मैनमेड। मैनमेड में क्या आते हैं, हमारे कृत्रिम खेत आते हैं, एक्वेरियम्स जो होते हैं वो भी हमारे आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड होते हैं, और जो अंतरिक्ष यान होते हैं ये भी मैनमेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है कि सबसे स्थिर तंत्र कौन सा होता है। तो वो होता है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो सागर का पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे ओशियंस का, वो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट आता है जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। जब जनसंख्या मिलती है तो एक समुदाय बनता है, समुदाय को मिला के एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और फिर एक भूदृश्य बनता है। तो ये प्रोसेस याद रखेंगे, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है, वनोन्मूलन, यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है उससे सबसे ज़्यादा ही डिसबैलेंस हुआ है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी असंतुलन के गौड़ कारण क्या है, यानी कि मूल कारण तो हो गया वनों की कटाई, और उसके बाद जो सेकेंडरी रीजन्स हैं वो क्या क्या है। तो वो है मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, यानी कि अत्यधिक वर्षा जो होती है उसे अतिवृष्टि बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी रीजन्स हो जाते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन के, डिसबैलेंस के। नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला को अभी हमने पीछे जाना, अब खाद्य श्रृंखला होती कैसे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो हो गई घास, पेड़ पौधे, ये तो हो गए उत्पादक। नेक्स्ट आता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उत्पादक से बनाए हुए खाने को खाते हैं, यानी कि पौधों को जो खा रहा है वो टिड्डा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया टिड्डा। अब जो टिड्डे को अपना भोजन बनाएगा यानी कि टिड्डे को खाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है मेढक। मेढक को जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है, यानी कि सांप।
नेक्स्ट इसी तरीके से चतुर्थ और पंचम उपभोक्ता चलते रहते हैं, और लास्ट में सबसे लास्ट जो होता है वो होता है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो कवक और शगाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके का उपभोक्ता है, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं वो तो प्राथमिक हो जाते हैं, और जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। इसको याद रखेंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है। तो बिचौलियों का कार्य करता है उत्पादक। कैसे करता है? जो उत्पादक होते हैं पौधे वो जैविक चीज़ों का भी यूज़ करते हैं और अजैविक, यानी कि जैविक चीज़ों में खाद आ जाती है, ठीक है, जैविक चीज़ों में खाद का यूज़ हो जाता है, और अजैविक चीज़ों में वायु हो गई, एयर जो हो गई, सनलाइट हो गई, ये सब अजैविक चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यानी कि अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों का यूज़ करने वाले होते हैं हमारे उत्पादक। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य ऊर्जा यानी कि सूरज। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जो उत्पादक से पहले सूरज से ऊर्जा ली, उत्पादक ने उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचती है और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। जो सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यूट्रिशनल यानी कि हायर न्यूट्रिशनल लेवल जिसको मिलता है वो होते हैं सर्वाहारी, यानी कि जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, उनका जो होता है हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल होता है। नेक्स्ट आता है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार कई तरीके एग्जाम्स में रिपीटेड देखा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जीव भार यानी कि बायोमास का पिरामिड पूछा गया है। इसमें याद रखेंगे जो बायोमास का पिरामिड होता है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो ये जो भी जल वाली चीज़ें हैं, तालाब, समुद्र, महासागर, इन सभी में पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा होता है बायोमास का। नेक्स्ट आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट देखते हैं जैव अनुक्रमण, बायोटिक सक्सेशन की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले न्यूडेशन यानी कि नग्नीकरण, फिर प्रवास यानी कि माइग्रेशन, फिर आस्थापना यानी कि एसेसिस, फिर प्रतिक्रिया रिएक्शन, और फिर स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। मनुष्य की जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिस्थितिकीय घटकों की न्यूनतम मात्रा होती है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट्स यानी कि पदछाप के माप की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? वो होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। पर्यावरण या पारिस्थितिकी का शत्रु किसको कहते हैं? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। तो यूकोलिप्टिस के जो पेड़ होते हैं उनको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहाँ पे भी यूकोलिप्टिस का पेड़ होता है वहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है। नेक्स्ट आता है दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन होता है दो अलग अलग समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र। तो नेक्स्ट आता है डीप इकोलॉजी, जो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे अर्नीस्ट नेंस ने सबसे पहले किया था डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो को देखने के लिए। आगे ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नए वीडियोस को मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।